तो मोदी का मैजिक, शाह की चाणक्य नीति, लेकिन बंसल की बम्बार्डिंग आज बंगाल का नतीजा है। उस ट्वीट में लिखा था कीचड़ बहुत हो चुका है, लगता है अब कमल खिलेगा। उस पिच क्यूरेटर का नाम है सुनील बंसल, जिस पर उस टीम में जो स्टार चेहरे हैं उसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक वक्त ऐसा आया कि उनकी लिस्ट पर सिर्फ दस्तखत होते थे और ऊपर लिखा जाता था अप्रूव्ड। बोले मैं सुनील बंसल। हाँ सुनील बंसल, अखिलेश सुनील बंसल, हाँ यही ठीक बात। मुलायम सिंह जी जैसा पारखी व्यक्ति भी चेहरे से नहीं पहचान रहा था कि सुनील बंसल कौन है। ये काम सुनील बंसल का है, जिसने गंगोत्री से गंगा निकाली और उत्तर प्रदेश से होते हुए आखिरकार बंगाल के कन्याकुमारी तक ले जाकर। कि सुनील बंसल चकचक वाले आदमी नहीं है कि जाओ वहां पे जय श्री राम के नारे लगा दो, जाओ वहां पे जाके पथराव कर दो। ना 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 ना, जीतना है, जीतना है। मोदी का मैजिक चल गया, ममता की क्षमता का एहसास हो गया, अमित शाह की चाणक्य नीति की चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा शख्स है अगर उस पर बात न की जाए तो बंगाल पर बात बेमानी है। उस शख्स का नाम है सुनील बंसल जी। पहली बात, जिस दिन दूसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ, सुनील बंसल का ट्वीट आया। अमूमन आप सुनील बंसल के ट्वीट देखेंगे तो उसमें होगा आज युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ रहना हुआ, आज बंगाल में फला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के साथ रहना हुआ, यही बात करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा था कीचड़ बहुत हो चुका है, लगता है अब कमल खिलेगा। मैं सुनील बंसल को अंतर्मुखी व्यक्ति मानता हूं, वो मुखर नहीं है, कोई बात आगे खुल के सुनते ज्यादा है, बोलते कम है, ठीक है। और रणनीतिकार की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो सुनता सबकी है और करता है अपने मन की नहीं, सुनने के बाद जो उसके मन की मशीन से जो रस निकलता है उसके हिसाब से वो नतीजे निकालता है, उसके हिसाब से वो रणनीति तय करता है। वो सुनील बंसल पहली बार, मैं जब से सुनील बंसल को जानता हूं या जब से मैंने उनको देखना शुरू किया है, तब से पहली बार उनका एक मुखर ट्वीट आता है कि कीचड़ बहुत हो चुका है, लगता है कमल खिलेगा। क्या कॉन्फिडेंस! अमित शाह ने कहा 192 सीट्स आएंगी, और अमित शाह अमूमन आप किसी भी चुनाव में चले जाइए, आपने खूब चुनाव कवर किए हैं, वो सीट का एक नंबर जरूर बताते हैं। लेकिन बंसल कभी नहीं करे। मीडिया शाय है, बोलते नहीं है, आते नहीं है सामने। उनके लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी हैं, उनके लिए उनके गृह मंत्री, उनका प्रधानमंत्री, उनके लिए है, वो चुपचाप किनारे रहेंगे। फिर कह रहा हूं कि अगर वो इस तरीके का ट्वीट करते हैं यानी उनको अपने ब्लूप्रिंट पर भरोसा था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा वीरेश भाई, सहवाग हो या सचिन, यशस्वी हो या किसी भी तरीके का क्रिकेटर, सबसे बड़ा काम जानते हैं किसका होता है? पिच क्यूरेटर का। पिच क्यूरेटर का। ये वाली पिच किसी बुमराह को मदद करने वाली है, ये वाली पिच किसी अनिल कुंबले को टर्न देने वाली है, ये वाली पिच इस जगह से थोड़ी सी ऐसी चटकी सी है तो किसी हरभजन का दूसरा बल्लेबाज को तीसरा कर देगा, या ये पिच टॉप ऑर्डर से लेके टेल एंडर तक धड़ाधड़ रन देने वाली पिच है। ये क्यूरेटर तय करता है और वो क्यूरेटर ही वो पिच तैयार करता है जिस पिच पर बैटिंग करनी होती है। वो क्यूरेटर, उस पिच क्यूरेटर का नाम है सुनील बंसल, जिस पर उस टीम में जो स्टार चेहरे हैं उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो स्टार दूसरा ओपनर है उसका नाम है अमित शाह। आप योगी आदित्यनाथ को भी तीसरे ऑर्डर पर मान सकते हैं, और एक लंबी फेहरिस्त है,
जिस पर बल्लेबाज गेंदबाज सब मौजूद हैं, लेकिन वो पिच क्यूरेटर हमेशा गायब रहता है, लापता रहता है, नेपथ्य में रहता है, चुपचाप। उसको मालूम है कि लंच के बाद या जब एक पारी निपट जाएगी तो दूसरी पारी शुरू होने से पहले रोलर लाइट लेना है या हैवी लेना है, पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पिच पे शुरुआती तौर पर हरी हल्की घास रखनी है या पिच को शुरू से पटरा रखना है, ये क्यूरेटर तय करेगा। और इस क्यूरेटर ने 2014 के बाद से या 2014 से जितनी पिचेस तैयार की है, उस पिचेस में हमेशा मोदी की टीम चली है। लेकिन इस क्यूरेटर का नाम, आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी का मैजिक चल गया, ममता की क्षमता का एहसास हो गया, ममता को खुद एहसास हो गया, और भाजपा की नजर से देखें तो ममता की क्षमता हार गई। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि आज चाणक्य जिंदा होते तो आपकी कुटिल नीति देखकर मुस्कुरा रहे हो, हैरान हो जाते, परेशान हो जाते। यानी चाणक्य कौन? अमित शाह। हो गई चर्चा। योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर चले जा रहे हैं। एक बंदा वहां पहले से मौजूद है, उसका नाम है सुनील बंसल। खामोश। उत्तर प्रदेश, याद करिए, उत्तर प्रदेश आना, उत्तर प्रदेश आना। लंबे अरसे से बीजेपी गायब थी, वहां आना, पूरी रणनीति बिछाना, हर एक सीट से 10-10, 12-12 प्रत्याशियों के दावे, कहां से कौन क्या लड़ेगा, ग्राउंड रिपोर्ट मंगाना, और ग्राउंड रिपोर्ट किसी एक आदमी से नहीं, किसी 4 आदमी से। उस ग्राउंड रिपोर्ट का पूरा आकलन करने के बाद एक लिस्ट बनाना, और उस लिस्ट बना के ऊपर सेंट्रल को भेज देना कि भाई मेरी ये लिस्ट है। और इस चीज ने उनका विश्वास बढ़ाया कि एक वक्त ऐसा आया कि उनकी लिस्ट पर सिर्फ दस्तखत होते थे और ऊपर लिखा जाता था अप्रूव्ड। यह सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में किया। यहां से करते कराते चुनाव जिताते, विधानसभा, लोकसभा सब करते कराते उड़ीसा, लंबे समय से जहां पे कोई नाम लेवा नहीं था। एक बात इसी पे कहानी बता दूं कि 17 में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनी। मैं फन सिनेमा के पास बैठा था, एक अड्डा है वहां पे, हाँ। हमारे मित्र का, तो वहां तमाम बैठे हुए लोग थे और कई जिलों के लोग वहां बैठते हैं, कम से कम 50 लोग बैठते हैं। तो वहां एक आए बलरामपुर से, उन्होंने कहा हमारे मित्र से कि वो परिचित थे, मित्र भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। कहे का हो कोनो अंसल जी हैं यहाँ? अंसल जी? नहीं सरकार बनी थी। बोले हो कोनो अंसल जी हैं यहाँ पे? मैं उनका मुंह देख रहा था, जो हमारे मित्र हैं, वो सकुचाए। तो हमने कहा कि क्या बोले आप? अरे बोले एक तो अंसल जी हैं यार, उन्हें चला था, सब वही कर रहे हैं। असल में हुआ क्या, बीच में टोक रहा हूं, लखनऊ का एक नया पिन कोड बना, अंसल टाउनशिप। तो लोगों को अंसल याद रहा। आगे आइए। तो बोले अंसल जी, तो हमारे मित्र ने कहा नहीं अंसल नहीं बंसल जी। बोले हाँ अंसल हो या बंसल हो जौन है, लेकिन चल उन्हीं के रहा हो, सुने कि वही जिता दिए 17 में। तो हम बहुत तेज हंसे, बोले क्या? हमने कहा कि, तो हमारी उत्सुकता और बढ़ी। हमने कहा अंसल जी कहाँ सुने हो? बोले हमरे इलाकों में बहुत चर्चा कर रहे हैं नेतवा सब, कह रहे हैं तो अंसल जी हैं वहां पे भाजपा में, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। हम हंसते हंसते हमारा पेट जो है फूले। हमने कहा पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, अंसल जी। तो हमने कहा कि क्या करना है? बोले अरे हमारे मित्र से कहे एक बार हमरो के दर्शन करा देता अंसल जी के यार। नए उनको राजनीति का कीड़ा लगाता थे, बसपा में आए थे अंसल जी का नाम सुन के। बोले अंसल जी हैं। तो मैं आज भी वो बात भूलता नहीं हूँ, जब 17 में सरकार बनी तो बहुत सारे बुलंदशहर, देवरिया, चंदौली, बलरामपुर, श्रावस्ती से लोग आए, जो अंसल जी ने 14 का कमाल दिखा दिया, 17 का कमाल दिखा दिया, लेकिन नेपथ्य की बात हो रही थी, उनका ढंग से नाम नहीं ले पा रहा था। बिल्कुल कह रहा था एक अंसल जी कौन है, वो बड़े कलाकार हैं। आप समझिए, आप समझिए कि उनका खुद को साइडलाइन रखना
वो ये बताता है कि कोई उनको बंसल नहीं अंसल कह रहा था। हाँ। आपका उदाहरण बहुत बेहतरीन है हाँ। कि अपने आप को कभी वो सामने नहीं लाते हाँ। थे। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं हम्म। तो शपथ ग्रहण समारोह था या क्या था, शपथ ग्रहण जब मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी, हाँ, वो किस्सा अखिलेश जी से परिचय करा रहे वो थे। किस्सा सुनाइए ना पूरा। अब किस्सा ये था कि भाई शपथ ग्रहण समारोह था योगी आदित्यनाथ जी का, और सारे लोग थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, और उसके बाद से प्रधानमंत्री थे, अमित शाह जी थे, पूरा सब कुछ था। हाँ। सारे जी वहां मौजूद थे। हाँ। तो बंसल जी भी वहां भी नेपथ्य में, हाँ, नेपथ्य में थे, और मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी भी थे। हाँ। मुलायम सिंह जी मंच पे थे, तो बंसल जब चलने लगे तो बंसल जी ने अच्छा, ये वही वाला शपथ ग्रहण तो नहीं था जब मुलायम सिंह नरेंद्र मोदी जी कान में कुछ कह रहे थे? यस, वही जब वो कान में कह रहे थे, अखिलेश जी का हाथ पकड़ के। तो अंसल जी, मैं कभी कह रहा हूं, तो बंसल जी ने बस चलते हुए विनम्र भाव से कहा कि नमस्कार। तो बोले नमस्ते नमस्ते। बोले मैं सुनील बंसल। हाँ, सुनील बंसल, अखिलेश, सुनील बंसल, हाँ यही, हाँ सुनील बंसल, हाँ यही मैंने ये कह रहा यही है। ठीक बात। ये जो ठीक बात। मुलायम सिंह जी जैसा पारखी व्यक्ति भी चेहरे से नहीं पहचान रहा था कि सुनील बंसल कौन है, बात नेपथ्य की हो रही थी। देखिए, आपने तो जरूर सुना होगा, हाँ। आप पुराने आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं। देश प्रेम आजाद एक हुआ करता। हाँ, ठीक। कपिल देव के बस देखिए, बस देखिए। तो देश प्रेम आजाद का नाम वर्तमान छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी पीढ़ी वाले भी नहीं जानते होंगे। लेकिन देश प्रेम आजाद थे कौन? कपिल देव को कपिल देव निखंज को कपिल देव बनाने वाले देश प्रेम आजाद थे। ऐसे ही रमाकांत आचरेकर, जिन्होंने तेंदुलकर की बात ही नहीं करूंगा, सिर्फ तेंदुलकर की नहीं, विनोद कांबली, इन दोनों को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो लोग थे। मैं किसी देश प्रेम आजाद या रमाकांत आचरेकर की तरह मानता हूं कि एक रणनीतिकार, एक पिच क्यूरेटर, एक प्लानर, एक रोड मैप तैयार करने वाला व्यक्ति कितने लोगों से मिलता होगा, कितनी फीडिंग होती होगी उसके अंदर, क्या उसका मैकेनिज्म होता होगा कि वो सारी फीडिंग अपने उस मैकेनिक्स में डालता होगा, और वहां से निथर कर कुछ चीजें ट्रैश होती होंगी, कुछ चीजें डेस्कटॉप पे आती होंगी, और कुछ चीजों का प्रिंट आउट निकाल के वो सामने रखते होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बात उत्तर प्रदेश की कर चुके थे, हम उड़ीसा तक पहुंचे थे। अब इस पे एक और कहानी सुना दूं। जगन्नाथपुरी, एक और कहानी इसी पे याद आ गई, बंसल जी की। आप उड़ीसा बार बार टोक रहे हैं, दूसरी बार टोके। हाँ, बताइए। यही कहानी सुना दूं। हुआ ये कि एक मंत्री जी हैं, तो उनके एक बहुत पिछलग्गू हैं, तो वो पिछलग्गू साहब जो है, मंत्री जहां जाते हैं वहां पीछे पीछे लग जाते हैं। तो मंत्री जी गए सुनील बंसल जी से मिलने। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि वो कितने, ठीक बात है, मतलब न केवल अपने नेपथ्य में रहना चाहते हैं, बल्कि काम से काम रखो, ठीक बात, इससे मतलब रखते हैं। ठीक बात। तो मंत्री जी के साथ मैं भी चला गया सुनील बंसल जी के यहाँ। तो वो पिछलग्गू साहब भी चले गए। तो बोले कि भाई साहब प्रणाम। तो उन्होंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि क्रोधित हैं। भाई साहब प्रणाम। हाँ, बोले हाँ प्रणाम प्रणाम। अब भाई साहब मैं पला उन्हें सख्त चेहरा, तो आवाजें ना निकले उनकी। बोले हाँ बताइए। अब भाई साहब मैं बस प्रणाम करने आया था आपको। बोला देख रहा हूं तुम आजकल लखनऊ ही बहुत घूम रहे हो। प्रणाम तो ठीक है, लखनऊ से राजनीति करनी है तुमको, तो लखनऊ का ही क्षेत्रीय टीम में तुमको रख देता हूं, और तुम तो मांग रहे हो कुशीनगर से टिकट। क्षेत्रोत्तर में काम नहीं करते हो क्या? हमेशा तुम लखनऊ में ही दिखते हो, और इस मंत्री जी के साथ ही दिखते हो। पूरा पता है मुझे। काम करो और ज्यादा लाइमलाइट में न रहो, न पद मिलेगा, न प्रतिष्ठा मिलेगी, न टिकट मिलेगा, और न कहीं समावेश तुमको किया जाएगा। हर चीज पे नजर है मेरी। अब उससे सटक लिया। अब मंत्री जी भी असहज, बोले नहीं वैसे बस आए थे, बस प्रणाम कराने, बस मिल गए थे तो हमने भी कहा प्रणाम कराने। भाई साहब उसके बाद वो भागे और जाके फिर इलाके में ही दिखे।
देखिए, आपकी ये जो बात है ये बताती है कि वो आदमी अगर किसी पे दांव लगा रहा है, भाई मान लीजिए एक सीट से 20 लोग टिकट मांग रहे हैं, 4 लोग टिकट मांग रहे हैं, उस आदमी ने एक आदमी को चुन लिया जी, कि उसकी खूबी भी ठीक है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी ठीक है, उसका सर्वे भी ठीक है, उसकी आम फिजा भी अच्छी है और चुनाव वो लड़ लेगा। और समीकरण जो फैक्टर्स हैं वो भी उसको, चाहे वो जातिगत हो या जैसे वो काम कर रहे हैं। अब वो आदमी अगर कुशीनगर से टिकट मांग रहा है और ग्राउंड जीरो से हमेशा गायब है, बना रख रहा है लखनऊ में। लखनऊ में क्यों बना है आदमी? केवल इसलिए, क्या बोलते हैं उसको, चरण वंदन, ठीक है, जाके बटिया पूजना। अरे भाई, लगभग तुम तय बैठे हो, उठो यार, जाओ देखो तुम्हारे यहाँ कितने वार्ड, कितने मजरे, कौन से गांव, कौन सी जातियां, पिछला 20 साल का वहां रिकॉर्ड क्या है और तुम वहां पे और क्या कर सकते हो, इन चीजों को देखो जाके। ये डांट नहीं है, ये एक कोच की तैयारी है, कोच की देश प्रेम आ जाए। आप अगर कोच, देश प्रेम, मैं दूसरे पे आता हूं, आप किसी मिलिट्री के इंस्ट्रक्टर को अगर देख लेंगे तो आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो कसाई होता है, इससे अच्छा तो कसाई होता है। ये दंड बैठक भी कराता है, कहता पूरा किड बैग अपने कंधे पे उठाओ और 24 चक्कर काटो, ये तो मार डालेगा। नहीं सर, वो आपको उस दिन के लिए तैयार कर रहा है कि जिस दिन सामने गोली एक आ रही हो दुश्मन की, उस वक्त आपको कैसे बचना है और कैसे दुश्मन को मार गिराना है। ये उस मिलिट्री इंस्ट्रक्टर, उस कोच की तैयारी है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। सुनील गावस्कर, कानपुर में ग्रीन पार्क में मैच चल रहा है, मैल्कम मार्शल ने कहर ढा रखा था। एकमात्र घटना बता रहा हूं आपको, मैल्कम मार्शल ने कहर ढा रखा था। मैल्कम मार्शल आए और गेंद फेंकी, आपको मालूम है वो गेंद कहां से उठी थी? गेंद बिल्कुल बल्ले के पास से, क्या बोलते हैं उसको, यॉर्कर से पहले जो गेंद पर थी, हाफ वॉली, वहां हाफ वॉली पे आई और ये उठी, बाउंस मार गई, उस जगह से बाउंस मारी। बाउंस के लिए तो आपको लगभग हाफ पिच पे टिप्पा मारना है। यस, उसने वहां से गेंद उठा दी। सुनील गावस्कर के लिए उस गेंद को जेल पाना मुश्किल हो गया। उन्होंने यो बल्ला लगाया और बल्ला सुनील गावस्कर का ऐसे घूमते 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 जमीन पे गिरा और गेंद हवा में थी। विंस्टन डेविस ने डाइव मार के कैच पकड़ा और उसके बाद 3 दिन में, शायद 3.5 दिन में या 4 दिन में वो मैच भारत हार गया था। ग्रीन पार्क। सुनील गावस्कर, द डॉन ब्रेडमैन, द मास्टर ऑफ बैटिंग, भगवान सचिन तेंदुलकर भी जिसको भगवान मानते हैं, जिंदगी में पहली बार उनसे बल्ला छूटा, एकमात्र। अभी गूगल कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा बल्ला छूटा हुआ। उसके बाद सुनील गावस्कर ने क्या किया, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में अगला मैच था। अच्छा, ये पवेलियन बनी है, पवेलियन के स्टैंड ऐसे ऊपर होते ना, सुनील गावस्कर नीचे खड़े हो गए जहां प्लेयर्स पवेलियन है, वो फर्श सीमेंट की बनी, ऊपर बॉलर खड़ा किया और बॉलर उनको ऐसे गेंद फेंकता था यहां से, ये ऊपर से, कि मेरे बल्ले के पास के पॉइंट पर अगर गेंद बाउंस कर रही है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो 3 मंजिल से वो पटक के प्रैक्टिस करा रहे थे और उसको हुक करने की कोशिश कर रहे थे। यूं चेपॉक पर 90 गेंदों में शतक मार दिया सुनील गावस्कर ने। इससे तेज शतक ही नहीं मारा, कभी मारता ही 92 या 91 बॉल्स में शतक मार दिया सुनील गावस्कर ने, केवल मैल्कम मार्शल की पूरे करियर में वो गेंद देख के। ये सीख होती है किसी से ये कहना, जाओ वरना कहीं नहीं समावेश हो पाएगा तुम्हारा। इसी पे एक और उदाहरण जाओ और बाउंसर झेलना सीखो। इसी पे एक और उदाहरण क्रिकेट की भाषा में आपको दे दूं। शेनवान की पिच शेनवान बहुत जबरदस्त स्पिन करते थे, और शेनवान और विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर एक साथ आ गए थे, मतलब उनकी भी टीम में एंट्री हो गई थी कांबली की। ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, हर बार शेनवान ने आउट कर दिया सचिन तेंदुलकर को, और विनोद कांबली ने गेंद शेनवान की गिरने ही नहीं दी। जब गिरता था उससे पहले हाफ पिच पे जाके छक्का चौका मार देते थे, और शेनवान हमेशा खा जाता था
सचिन तेंदुलकर को। 6 महीने बाद इंडियन, बस एक सेकेंड, वो गेंद जो गावस्कर को दी थी वो गुड लेंथ पॉइंट था। माफ कीजिएगा, हाफ वॉली नहीं थी, गुड लेंथ पॉइंट था, यानी बल्ले के पास गेंद पड़ती है और आप अगर एक कदम आगे बढ़ गए तो आप उसे फुल टॉस बना के मार देते हैं, और अगर आप एक कदम पीछे बढ़ गए तो फुल जो बॉल गुड लेंथ पे आई है वो यॉर्कर हो जाती है आपके लिए। अब आगे किस्सा। शेन वॉर्न जो है वो हमेशा आउट कर देते थे। अब 6 महीने बाद टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की इंडिया दौरे पे आनी थी। सचिन तेंदुलकर फिर प्लेयर, विनोद कांबली फिर प्लेयर। अब सचिन तेंदुलकर ने 2 महीने उसी चेपक और चेन्नई के मैदान में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कैसे? शेन वॉर्न लेग स्पिनर हुआ करते। हाँ बिल्कुल। एक इंडियन क्रिकेट में शिवराम कृष्णन हुआ करते, एल शिवराम कृष्णन, जो लेग स्पिनर थे। ठीक, उन्होंने शिवराम कृष्णन से हाथ जोड़े, कहा कि सर मेरी मदद करिए। क्या किस्सा याद दिलाया। और आप, शेन वॉर्न आ रहा है, उससे पहले मैं खौफ में हूं, आप मुझे प्रैक्टिस कराइए। शिवराम कृष्णन ने कहा कि चलो कराते हैं। मुंबई से सचिन तेंदुलकर शिफ्ट कर गए चेन्नई, और चेन्नई के चेपक मैदान में, और उनके प्रबंधन से कहा कि एक ऐसी पिच तैयार कीजिए जो थोड़ी कंक्रीट की हो, और उस पर लेग स्पिनर शिवराम कृष्णन से गेंद उन्होंने 2 महीने खेली। क्या बात है। कि शेन वॉर्न लेग स्पिनर, शिवराम कृष्णन लेग स्पिनर, पिच कंक्रीट की। आओ बेटा, कितना घुमाओगे तुम। शेन वॉर्न शिवराम कृष्णन से बहुत होंगे तो 19-20 या 21 का अंतर होगा, और हम तो कंक्रीट पे खेल। शेन वॉर्न की टर्न और कंक्रीट, माइक गेटिंग को तो 90 डिग्री पे आउट किया था। कंक्रीट पे खेलना, 2 महीने की प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है चेपक मैदान पर, पहला मैच शुरू होता है और उतरते हैं सचिन तेंदुलकर, डांसिंग डाउन द विकेट एंड सिक्स। और उस मैच में विनोद कांबली होते हैं 10 रन पे आउट, और सचिन तेंदुलकर बनाते हैं 189 रन। वही तो मुझे वो छक्के की याद आ गई। रवि शास्त्री उस कमेंटेटर थे, उन्होंने कहा डांसिंग डाउन द विकेट एंड 6। ये होता है प्रैक्टिस, ये होता है सुनील बंसल की रणनीति, ये होती है सुनील बंसल जैसा गुरु, ये होता है सुनील बंसल जैसा रणनीतिकार। ये हम लोग आपको क्रिकेट की भाषा में समझाते इसलिए है कि क्रिकेट इस देश का सबसे प्रिय खेल है, और उससे हर शख्स का जुड़ाव होता है। तो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्रिकेट वैसे पॉलिटिक्स, और वैसे ही इस देश में कुछ ना कुछ होता रहता है। इसलिए क्रिकेट, इसलिए शेन वॉर्न, इसलिए शिवराम कृष्णन, गावस्कर और विनोद कांबली तेंदुलकर। तो बिल्कुल सही है, सुनील बंसल कुछ इसी अंदाज में काम करते हैं। अब एक बहुत गंभीर बात, सुनील बंसल को जब उड़ीसा, अब नहीं टोकेंगे आप, नहीं टोकेंगे, उड़ीसा ले जाया गया। उड़ीसा में किसकी सत्ता थी? अरे 20 साल 25 साल से नवीन पटनायक, बीजू पटनायक से लेके नवीन पटनायक, मतलब वहां चुनाव तो कहते हैं कि मेज थपथपा के कर देना चाहिए। और नवीन पटनायक जैसा पॉलिटिशियन, शांत, विकास करने वाला, और जनता जो थी वो उड़ीसा की एक तो बड़ी सज्जन जनता है, बड़ी भोली, बड़ी शांत जनता है। इतनी पॉलिटिकल कूल थी वो कि वो सोते में भी वोट देती थी तो भी उसकी उंगली नवीन पटनायक को ही जाती थी। ठीक, सुनील बंसल ने वहां जाकर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर, जिसके अंदर लहरें नहीं सुनाई देती, आपको मालूम है? बताते हैं उस मंदिर के अंदर समुद्र की लहरें सुनाई नहीं देती। वैसे ही भाजपा को वहां सियासत किस ओर है इसकी हवा सुनाई नहीं देती थी, लेकिन सुनील बंसल ने जाकर वहां की समुद्र की लहरें भी सुनी, वहां के सियासी बदलाव के वो लूप होल्स ढूंढने की कोशिश की, जहां से वो अपने लिए स्पेस बना सकते थे, बनाई। और उड़ीसा पहली बार, फर्स्ट टाइम, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। अब आइए, नया नया टूट के प्रदेश बना, आंध्रा से तेलंगाना। कुछ न किया हो, लेकिन तेलंगाना में अपनी मौजूदगी जता दी, वोट प्रतिशत बढ़ा दिया, मौजूदगी जता दी। अब सबसे कठिन बंगाल,
जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता मारा जा चुका हो, हत्या की जा चुकी हो, लोगों का खून बहाया जा चुका हो, आप विश्वास मान सकते हैं किसी की औकात होगी कि वो अपने आप को कहे कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं? डर लगता होगा, यार कोई हमला ना हो जाए, यार कहीं मार ना दिए जाए, यार कहीं काट ना दिया जाए। वहां पर एक आदमी प्रभारी बना के भेज दिया जाए तो सबसे पहली समस्या है कार्यकर्ता कहां से लाएगा। ठीक है, वही बात है। लाएगा तो जोश कहां से लाएगा, भरोसा कौन कहां से दे पाओगे कि 4 मई के बाद कटाई होगी तुम्हारी। फिर वही बात है कि ज्यूएल गार्नर, सिल्वेस्टर क्लार्क, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, ये जब खड़े हो तो लाख लोग कहते हो, लेकिन हर आदमी सोचता होगा तनी बारबाडोस की पिच पर हमका न भेजिए ओपनिंग। अरे सर, पैर कांपते हुए देखा। बारबाडोस एक प्लेयर था पाकिस्तान में, वसीम अकरम, और एक विकेट कीपर थे सबा करीम। हाँ, सबा करीम, हाँ। सबा करीम विकेट कीपर थे और उनको भेज दिया ओपनिंग में। वसीम अकरम गेंद लेके और शुरू किया, लेफ्ट आर्म लेके जैसे ही शुरू किया, सबा करीम का पैर जो है कांपने लगा और गेंद मारा यार्कर गेंद वसीम अकरम की। और तो पहले ही से तैयार थे कि हम जो भाई बस दे दो यार, अब दे दो विकेट। ऐसे गेंद बैठ करके गेंद गई घुस, तीनों स्टंप उखड़ गए। शबाब करीम ने खुदा को याद किया, उन्होंने अर्जी लगा ली थी कि हम आउट ही हो। खुदा को याद किया कि जान बची तो उसके बाद से फिर देखा जाएगा। अब इसी की बात है, कौन आदमी ऐसे में ओपनिंग करेगा आके? सुनील गावस्कर जैसे कितने लोग होंगे जो बिना हेलमेट के आ जाते होंगे। तो इनका नाम भी सुनीले है। सुनीले है, बिना हेलमेट के काम कर रहे थे। दिक्कत ये थी कि वो टॉप 11 बनाए क्या। हर कार्यकर्ता डरा सहमा है, कैसे इकट्ठा किया होगा लोगों को, कैसे कहा होगा कि ज्यादा, क्योंकि सुनील बंसल चकचक वाले आदमी नहीं है कि जाओ वहां पे जय श्री राम के नारे लगा दो, जाओ वहां पे जाके पथराव कर दो। ना 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 ना, जीतना है, जीतना है, चीजों को बनाना है नीचे। ममता बनर्जी और टीएमसी की क्या दिक्कतें हैं ये बताओ। वो लगे होंगे इस बात पे कि मुझे वो वोटर बताओ जो वोटर टीएमसी। ममता बनर्जी ने क्या किया है, अपने वर्कर को एक तो कहीं ना कहीं से रोजगार दिलाया। कैसे? जैसे साइकिल का स्टैंड, जैसे मछली का ठेका, ये सब काम दिलाया। तो उसके पास 20-40 हजार रुपए महीना आ रहा है। दूसरा, चाहे वो ससुरा पन्ना प्रमुख हो, लेकिन उस पूरे पन्ने में जितने वोटर होते थे उन वोटर का वो राजा होता था, क्योंकि उनका फैसला करता था। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता था कि हम इतने एरिया के राजा हैं। तो क्या चाहिए आदमी को? थोड़ा पैसा, थोड़ी सत्ता। तो वो अपने वार्ड का सत्तासीन था। अब इस आदमी को हिलाना मुश्किल है, तो उन्होंने वो पॉकेट ढूंढना शुरू किए जो टीएमसी से डरते थे, डर में वोट देते थे। एक दूसरा, वो जो टीएमसी से डरते थे और वोट ही लेने नहीं जाते थे। समझ रहे हैं आप? उन सबको करना शुरू किया धीमे धीमे। अरे शुभेंदु अधिकारी के बाद दूसरा नाम बताइए ना बंगाल में। है कोई? किसी को पहचाने आप इतने दिनों में? नहीं पहचाने। एक ही आदमी था जो भाजपा से टूट के आया था, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी से टूट के आया। उन सारी चीजों को देखना, सेंट्रल फोर्सेस का चुनाव आयोग का वहां पर भेजना, इन चीजों को देखते हुए प्रत्याशियों का चुनना कि ये यहां जीत ही जाएगा। वहां भी 20 लोग टिकट मांग रहे होंगे, वहां भी, हम वहां 20 नहीं मांग रहे होंगे, वहां 2 ही 3 मांग रहे होंगे। उन्होंने कहा अगर लड़े और हारे तो बाद में मारे। वहां तो प्रत्याशी खोजना, ये भी चुनौती उनकी। वही बात है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 400 प्रत्याशी नहीं खोज सकती है कांग्रेस। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 400 प्रत्याशी कैसे ढूंढेगी? किसको लड़ा देगी? वही हाल वहां तो होगा क्या? वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिसको चाहो टिकट दे दो। लेकिन जीत कहां होगी? जीत नहीं हो रही। वही हालत भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में। डर इस बात का कि उनको अपनी मृत्यु का भय है, अपने परिवार की चिंता है, इसलिए वो डरे सहमे हैं। वहां पर
सबसे पहला काम ऐसे कार्यकर्ताओं का संजाल बिछाना, दूसरा उनको यह विश्वास दिलाना कि तुम सेंट्रल फोर्सेस के सुरक्षा में चुनाव में मतदान करोगे, चुनाव लड़ोगे, ये सेंट्रल फोर्सेस आगे भी रहेंगी। भाई इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, वो हर किसी को थोड़ी ना मालूम कि 24 परगना का एक सोबोन चक्रवर्ती बैठा उसको मालूम हो। ये उनको बताना कि जाओ बताओ जाके सबको कि सब सुरक्षा में, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद ममता बनर्जी की जो कमियां थी उन कमियों पर रिसर्च करके प्रत्याशी चुनना, उन प्रत्याशियों को लड़ाना, उस मारपीट और हिंसा, क्योंकि इस बार हिंसा लगभग नगण्य थी, उस हिंसा में लड़ने की मानसिकता देना, यह काम सुनील बंसल का है, जिसने गंगोत्री से गंगा निकाली और उत्तर प्रदेश से होते हुए आखिरकार बंगाल के कन्याकुमारी तक ले जाकर मिला दिया और टीम बनाया। आपको पता है यूपी से कितने लोग गए थे? हाँ, कौन? यूपी से तमाम मंत्रियों को लगाया, ऐसे नेताओं को लगाया जो ट्रस्टेड हों, जो काम करते हों, हवाबाजी नहीं। हाँ, काम करते हों, क्योंकि सुनील बंसल को केवल काम पसंद है। हाँ, ऐसे लोगों को यहां योगी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को लगाया वहां पे, कई पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, वर्तमान विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस बिरादरी से संबंधित है उनको वहां जिम्मेदारी सौंपी गई। कई तो 3-3, 4-4 महीने रहे। वो ट्रस्टेड लोग जो यहां पर उन्होंने पैदा किए, जो जिनके हुनर को उन्होंने देखा, उन सबको ले जाकर बंगाल में प्रवास कराया। और प्रवास कराने के दौरान उन्होंने कहा कि देखो भाई, उड़ना नहीं, ये यूपी नहीं है, यहाँ काटे जाओगे। नहीं, उड़ भी नहीं सकते ना। हाँ, उड़ना नहीं, क्योंकि वहां तो टीएमसी ही उड़ रही है। यस, आपके पास आकाश में उड़ने की जगह ही नहीं है। हाँ। और उड़े तो पड़े नहीं। तो यूपी वाले तो थोड़ा उड़ानतू है ना, हर आदमी उड़ंतू है ना, और सबको जानते थे कि बतबहकी बहुत करेंगे, और वहां पता चले कि इनको हिंसा के ये पात्र हो गए, पिटाने लगे। तो उन्होंने कहा उड़ना नहीं। हमारे एक विधायक जानने वाले वहां गए और एक पूर्व विधायक भी गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले ये बताया, सिखाया कि उड़ना नहीं, जिस जिले में लगाया गया उसी जिले में रहना, ठीक, घरों में प्रवास करना, घरों में मिलना, हिंदुत्व की अलख जगाना, इस बात का एहसास कराना कि बंगाल संकट में है, इस बात का एहसास कराना कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, मोदी, अमित शाह, हम सब आपके साथ हैं। उनमें आत्मविश्वास जागृत करना, उनमें यह दिखाना, राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह करना, और यह बताना कि देश की आजादी की लड़ाई बंगाल से शुरू हुई थी और तुम उस फिजा के लोग हो। उनमें उस अस्तित्व, उस स्वाभिमान को पिरोना और भरोसा देना, पॉकेट पॉकेट में अपने लोगों को लगाना, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के विश्वास को फलीभूत करते हुए। क्या आपको लगता है कि इसमें जो हारे हुए कम्युनिस्ट हैं, इनसे कभी इनके किसी नेता या पुराने लोगों से कुछ तालमेल हुआ होगा? किससे? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन कांग्रेस के इतने बड़े एलओपी बन गए थे ना। अधीर रंजन चौधरी को देखिए, क्या बोलूं। अधीर रंजन चौधरी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर एक उदाहरण आपको देता हूं। सामान्य व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी नहीं है, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ कि सामान्य नहीं है, इसे एक यूपी के सांसद ने कराया। साल था 2009। अधीर रंजन चौधरी प्रणब मुखर्जी को चुनाव जिताते हैं। हाँ। प्रणब मुखर्जी सांसद जब 2004 और 2009 में हुए, ड्यू टू अधीर रंजन चौधरी। जमीन पे प्रणब मुखर्जी का कुछ नहीं था, ऊपर के नेता थे, राज्यसभा के नेता थे, इंदिरा जी के जमाने में वित्त मंत्री थे। जमीन पर अधीर रंजन चौधरी। मुझे एहसास कैसे हुआ, 2009 में पार्लियामेंट चल रहा था, अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीत कर आए, और संत कबीर नगर से पंडित हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र कुशल तिवारी भी सांसद हुए। तो हम लोगों से पार्लियामेंट में भोजपुरी में बात करते थे। तो गेट नंबर 4 से अधीर रंजन चौधरी बाहर निकला, तो इन्होंने कहा दादा नमस्ते। हमने कहा कौन है ये? हमने कहा अधीर रंजन चौधरी है। तो उन्होंने कहा जानत नहीं खा, बहुत बड़ा ना ददवा। हमने कहा बोले ददवा जो न 7-8 जिला पे कर कब्जा बा,
एकरी मर्जी के बगैर केहू वही पत्ता ना हिला सकेला। ई प्रणब मुखर्जी दादा भी चुनाव 2004 में चुनाव जीतले तो दादवा को पहले सेट किए और तब जीतले। प्रणब मुखर्जी के ये जीतौले बा। हम कहली अच्छा, बोला हम कनी कैसन, बोला हर तरह के हऊ। हम कनी कैसन, बोला हर तरह के। अच्छा, हाँ, हमसे कुशल तिवारी ने कहा कि हर तरह वाला है। हाँ, हर वो अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से, इस तरह के पॉकेट में। क्या आपको लगता है कि मतलब जोहरावर्दी और उस समय का जो बंगाल था या वो बंगाल फाइल, देखिए मैं कुछ सुनील बंसल वाली स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में आपने देखा नेपथ्य में रहकर कार्यकर्ताओं को सृजित करके उसको आगे बढ़ाकर उनको पूरा बैकअप देकर उनके हुनर को निखारने का काम, प्रत्याशी को ढूंढने का काम जो उन्होंने यूपी में किया, तेलंगाना में किया, उड़ीसा में किया, पश्चिम बंगाल में किया। इसलिए हम आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर सुनील बंसल जैसे शख्सियत की चर्चा न की जाए और उनकी भूमिका पर डिस्कशन न हो तो बंगाल का चुनाव अधूरा रह जाता है। यानी अगर अंतिम शब्द कहो तो मोदी का मैजिक, शाह की चाणक्य नीति, लेकिन बंसल की बम्बार्डिंग आज बंगाल का नतीजा है। अगर मैं अंतिम शब्द कहूं कि जो एक अमित शाह ने मोदी जी को बनाया और मोदी जी ने अमित शाह को बनाया, उसी तरीके से अमित शाह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शख्स का नाम बंसल, सुनील बंसल। अगर अमित शाह ने मोदी को बनाया, मोदी ने अमित शाह को बनाया, तो अमित शाह को भी सुनील बंसल ने बनाया और सुनील बंसल को भी अमित शाह ने बनाया। और जिसके पास अमित शाह होगा वो मोदी हारेगा नहीं, जिसके पास सुनील बंसल होगा वो अमित शाह चूकेगा नहीं। इसलिए आज सुनील बंसल बंगाल चुनाव पर हमारे और आपके बीच का जो डिस्कशन है यहीं समाप्त होता है। ठीक बात है। और अब मुझे एक चीज और भी लगती, बिल्कुल आखिरी में कह रहा हूं कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कई बार तेलंगाना और अब बंगाल के बाद हर आदमी सुनील बंसल को बंसल जानेगा, अंसल कोई नहीं करेगा।